हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैतव्य क्लासेस में। डेली की तरह हम लोग जो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, आज भी हम उसी तरीके से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए 21 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर जो जनसत्ता है उसे कवर कर रहे हैं। इसमें देखते हैं कि क्या मुख्य बातें दी गई है और जो मुख्य बातें दी गई हम इसे पढ़ते हैं और यहाँ से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने में हमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। चलिए देखते हैं सबसे पहले ही क्या दिया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया जवाबी हलफनामा। अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त को नियुक्ति के लेकर के विपक्षी पार्टी जो है तंज कसा था। इन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्त अभी जो 2 का नियुक्ति किया गया ये काफ़ी जल्दबाजी में की गई थी, जिसके लिए इन्होंने आरोप लगाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। और ये जो 2 का नियुक्ति किया गया, एक ज्ञानेश कुमार, एक सुखबीर सिंह, और इनके खिलाफ देखते हैं पूरी बात क्या कही गई थी। याचिकाकर्ताओं का मामला एक भ्रांति पर आधारित है कि किसी भी प्राधिकारी में स्वतंत्रता केवल बरकरार रखी जा सकती है जब चयन समिति विशेष संरचना की हो। चयन समिति में आपको पता है चयन समिति में कौन कौन शामिल हो रहे हैं। चयन समिति में प्रधानमंत्री है, विपक्ष के नेता हैं, इस बार जो विपक्ष के नेता कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, और एक कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें कहा गया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति के से प्रधान न्यायाधीश, अब क्या क्या प्रधान न्यायाधीश को इससे बाहर रखा गया। वहीं चयन समिति में न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से ही तय नहीं होता कि केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि चयन समिति में अगर केंद्र सरकार ने ये जो दलील दी है कि उन्होंने कहा है कि चयन समिति में न्यायिक सदस्यों को शामिल करने से यह तय नहीं हो जाता, यानी कि अगर हम न्यायिक समिति को अगर शामिल कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि न्यायिक सदस्यों के बिना चयन समिति पक्षपातपूर्ण होती है। ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और इस मामले की अगली सुनवाई जो आज ही के दिन 21 मार्च को की जाएगी। वहीं उच्च न्यायालय ने संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों से निष्पक्षता से काम करने की अपेक्षा की जाती है। केंद्र सरकार ने ऐसी बात कही। वहीं स्वतंत्रता केवल तभी बरकरार रखी जा सकती है जब चयन समिति एक विशेष संरचना की हो, ये बात भी कही गई। याचिकाकर्ताओं का मामला एक भ्रांत पर यानी जिन्होंने याचिका दायर किया उनका मामला ये जो था एक भ्रम के तौर पे देखने को सामने आया। वहीं सरकार ने पिछले 14 मार्च को घोषणा की थी कि वे पूर्व आईसीएस, यानी कि याचिकाकर्ता का ये भी मानना था कि जो चुनाव आयुक्त के अन्य 2 सदस्यों की जो नियुक्ति की गई है ये जल्दबाजी में की गई है, इसीलिए केंद्र सरकार ने इसके बारे में भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 14 मार्च को जो घोषणा की गई थी, पूर्व आईसीएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू अब नए चुनाव आयुक्त होंगे और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति ने इन दोनों का चयन किया था। और इनमें आपको पहले ही बता चुके थे कि कौन कौन शामिल थे। एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाता है और प्रधानमंत्री शामिल थे, विपक्ष के नेता थे और एक केंद्रीय मंत्री शामिल थे, यानी कि कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल थे। चलिए आगे देखते हैं और कुछ खास खबर क्या। अभी हाल ही में वर्तमान में प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस और यूक्रेन दोनों नेताओं से बात करके उन्हें अपने आपसी मतभेदों को बातचीत करके कूटनीतिक रास्ता अपनाने के बारे में बात की। उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन से दोनों से बातचीत की। उन्होंने ये बात कही कि हम लोग यानी कि दोनों बैठ करके बातचीत करके ही अपने मामले को सुलझा लीजिए। वहीं आगे देखते हैं। कभी हाल ही में वर्तमान में जो पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से खड़ा हो रहे हैं ये और लाल सिंह, ये दोनों जो है अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया। जो पप्पू यादव का जो पार्टी है जाप पार्टी, और ये जो दूसरी पार्टी है जिसका नाम पूर्व संसद जी है जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह का पार्टी है। ये क्या नाम है पार्टी का? डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी, DSSP, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। इन दोनों ने अपने आप को कांग्रेस में विलय कर लिया है।
वहीं आम के पहले चरण के लिए नाम दाखिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और पहले चरण में जो है लगभग 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। वहीं 24 मार्च तक निर्धारित की गई अंतिम तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च को निर्धारित की गई है कि 27 मार्च तक अंतिम तिथि वो कर ली जाए। वहीं अभी हाल ही में एक जानकारी से पता चला कि भारत में लगभग मात्र 1% आबादी के पास देश का 40% संपत्ति है। यानी कि मान के चलिए कि जितने भी पैसे हैं भारत में, यानी कि टोटल अगर ले रुपये, तो उनमें से 40% पैसा मात्र 1% आबादी के पास है। अगर 100 करोड़ आदमी है और 100 करोड़ पैसा है, तो एक ऑप्शन के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि अगर 100 करोड़ आदमी और 100 करोड़ रुपया भी है, तो मात्र 1 करोड़ आदमी के पास 40 करोड़ पैसा उपलब्ध है। बाकी सबके पास 60% में, बाकी सब 99% उधर है। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो हमें दिखाता है कि आय की असमानता से हमें अवगत कराता है कि यहाँ की जैसे भारत में कितनी आय की असमानता बड़े ऊंचे दर पर स्थित है। देखते हैं कि राजधानी के सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रीय शर्म की बात कही गई है। ये कौन कहा है कि उपराज्यपाल ने कहा है कि अभी हाल ही में जब प्रदूषण सूचकांक जारी किया गया, जिसमें कि पूरे विश्व में देश के नंबर पे अगर देखा जाए तो भारत तीसरे नंबर पे सबसे प्रदूषित देश है। वहीं महानगर के बारे में बात किया जाए तो भारत का बेगूसराय सबसे गंदा महानगर है। वहीं लगभग 50 में से 40 शहर अपना भारत से ही उपस्थित है। और इसके साथ साथ ही दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी के तौर पे सबसे गंदा राजधानी के तौर पर उभरा है, यानी कि सामने आया है, जिसके खिलाफ राष्ट्रपति ने इसे शर्म की बात कही है। राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति जी ने। वहीं देखते हैं कि अभी हाल ही में IGI हवाई अड्डे से अस्पताल तक नया बनाया गया हरित गलियारा के तौर से लीवर प्रत्यारोपण बहुत स्पीड से किया गया। इसमें कहा गया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे टर्मिनल 2 पर चंडीगढ़ से प्रत्यारोपित करने के लिए कि लीवर लाया गया था, जो कि 16 किलोमीटर दूर आकाश हेल्थकेयर, यानी कि वहाँ से लेकर के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 से आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल तक की बीच की जो दूरी है 16 किलोमीटर हरित गलियारा है, जो कि इन दोनों यहाँ तक के दूरी को मात्र 18 मिनट में लीवर को पहुँचाया गया। और इसके तहत हम देखते हैं कि पुलिस लोग भी वहाँ पे, कई सारे पुलिसकर्मी भी वहाँ पे सब तैनात किए गए थे। लगभग 35 पुलिसकर्मी और अधिकारी की टीम को हरित गलियारा पर तैनात किया गया था, ताकि अच्छे तरीके से ये कहीं रुकावट, एम्बुलेंस को कहीं रुकावट ना आ सके। आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि क्या होता है कि अगर कहीं लीवर, किडनी अगर ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो ये जल्द से जल्द कराया देना चाहिए, इनमें कोई बाधा नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ ये इतना ही नहीं, रास्ते पे आते जाते जितने भी एम्बुलेंस हमें दिखते हैं उन्हें रास्ता जरूर देना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है ये। वही बिखरते रिश्ते, भटकते बच्चे, मतलब इसमें कहा गया कि आजकल के ज़माने में कई सारे रिश्ते ऐसे हो रहे हैं कि बिखर जा रहे हैं, तलाकशुदा हो जा रहा है एक दूसरे में, पति पत्नी में तलाक हो जा रहा है, और बीच में जो बच्चा है वो पिस जा रहा है, और बच्चा की ज़िंदगी के बारे में बहुत ही ख़राब स्थिति, असर भी पड़ता है उसके माइंड पे, क्योंकि उन्हें माँ पिता दोनों का प्यार नहीं मिल पाता, दोनों अच्छे तरीके से उनका विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बच्चे को विकास करने के लिए उनके परिवार, माता पिता दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं बिखरते सामाजिक पर्यावरण को ढांचे से इस दौर में भारत एक अभिभावक वाले परिवारों के मामले में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। कभी संयुक्त परिवार की संस्कृति को जीने वाले भारतीय समाज में अब अलगाव के बाद बच्चे संरक्षण लेने या ना लेने की कानूनी लड़ाई आम बात हो गई, यानी कि अब बच्चे का कौन संरक्षण लेगा, ये कानूनी लड़ाई हो गई है। फ्रेंड्स, हम ये इसलिए इस न्यूज़ को कवर करते हैं ताकि हमारे करंट अफेयर्स में काफ़ी सारा योगदान हो जाए। और अभी जो प्रेजेंट में ये आप देख रहे हैं इस पेज पे, इसे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप जो भी स्टेट PCS या UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हो, उन एग्ज़ामों में आपको उत्तर लेखन में ये काफ़ी सारे मददगार साबित हो सके। इसलिए इस आर्टिकल्स को आप ज़रूर पढ़ें और अपने उत्तर लेखन में आपको इसका काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं देखते हैं कि अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं जयशंकर जी ने, इन्होंने कहा है
कि नेहरू के दौर को महान मानने की सोच जो है उसे बाहर निकालना चाहिए। वो उस समय की बात है, यानी कि जब नेहरू जी थे उस समय की बात है, और उन बातों को उन्होंने नेहरू वैचारिक बुलबुला थी, तभी जो था क्या था, नेहरूवादी वैचारिक बुलबुला थी। और अभी वर्तमान में जो है जो समय चल रहा है, हमें इस समय के बारे में सोचना चाहिए। जयशंकर जी ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की भूमिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आलोचना और साथ साथ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा वर्तमान में संदर्भ में और भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत चीन, भारत पाकिस्तान जैसे संबंध के कई मुद्दों की बात इन्होंने कही है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसलिए इसको यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब आगे सब भाई लोग, जितना भी आप लोग नया नया है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको जैसे जैसे हम लोग न्यूज़ डालते जाए, अलग अलग क्लास डालते जाए, आप लोगों को खबर लग जाए। और आप एक बात और, हम लोग डेली MCQs क्लासेस लाते हैं, ताकि बिहार SSC हो, SSC हो, GD हो, कांस्टेबल हो, या फिर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए आपको मददगार साबित हो सके। और इस क्लास में हम लोग जो लाते हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, UPSC में, BPSC में, UPPCS में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग डालते हैं। वही देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने कृत्रिम मेधा में AI टेक्नोलॉजी में भारत आने वाले समय में इसके लिए भारत अगुवाई करेगा। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में आ रही चुनौतियों पर वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए भारतीय समाधान पर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत कृत्रिम मेधा यानी AI टेक्नोलॉजी की क्षमता में दुनिया का नेतृत्व आने वाले समय में करेगा। वही स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करते हुए इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर सरकार पर पहले शुरू किए गए 3 मिशन युवाओं के लिए रोजगार और वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश और अवसर पैदा कर सकते हैं। आपको पता है जैसे जैसे निवेश बढ़ेगा तैसे तैसे देश में रोजगार की स्थिति बढ़ेगी और बेरोजगार कम होगी। वही अभी वर्तमान में दुनिया मानती है कि भारत आने वाले समय में AI के तौर पर दुनिया में सबसे अग्रणी राज्य के तौर पर उभरेगा, और वैश्विक अनुप्रयोगों के लिए भारतीय समाधान की धारणा एक ताकत होगी, और भारतीय नवप्रवर्तकों के समाधान कई देशों की समस्याओं का समाधान करेगा। वही अभी देखते हैं जल संकट को लेकर के बेंगलुरु में काफ़ी ज़्यादा जल संकट, वहाँ पे लगभग भूमि जल जो है खत्म होते जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो जाए क्योंकि पिछले साल आए एल नीनो के प्रभाव के कारण से, आपको पता होगा जब प्रशांत महासागर में ये उठता है भूमध्य रेखा पर, पेरू के तट से बढ़ते हुए ये कहाँ था, ऑस्ट्रेलिया से टकराते हुए भारत में प्रवेश करता है। 2 चीज़ होता है, एक एल नीनो होता है, दूसरा लालिनो होता है। एल नीनो लालिनो, जब लालिनो आता है तो सीधा समझिए ला यानी ला नीनो, अगर लालिनो आएगा तो लाएगा क्या, लाएगा बारिश। जब भी लालिनो आएगा तो भारत में बारिश ज़्यादा होगी, और जब एल नीनो आएगा तो भारत में बारिश कम होगी। एक एल नीनो से दूसरे एल नीनो के बीच लगभग 4 से 5 साल का अंतर होता है, और साथ ही साथ एल नीनो और लालिनो दोनों के बीच 1 साल का अंतर होता है, मात्र 1 से 2 साल का अंतर चलता है। पिछले साल आप देखें कि बारिश कम हुई थी, जिसके कारण से कर्नाटक, बेंगलोर और सभी जगहों पे बारिश की कम आने से पानी की संकट थोड़ी सी बढ़ी है। और जहाँ तक कि बिहार, उत्तर भारत के बारे में बात करें, जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सभी एरिया में पानी संग्रहण अभी सही सलामत चल रहा है, और यहाँ पे सदाबहानी नदियाँ बहती है। इसके कारण से हमें देखते हैं कि यहाँ पानी की उतनी समस्या नहीं देखी गई। हालांकि पिछले साल जो 2023 में जो सबसे ज़्यादा गर्म साल भी माना जाता है, 2023 को सबसे अब तक का विश्व का सबसे ज़्यादा गर्म साल लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, यानी कि हर एक साल की तुलना में। तो इसलिए देखते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पिछले साल गर्मी हुआ था, इस बार क्या होगा, लालिनो आने की संभावना ज़्यादा है, और इस बार देखिएगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। और वर्तमान में तो भारत का मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, और कहीं कहीं बारिश भी चालू हो गई, जैसे बिहार के कुछ जगहों पे पूर्णिया, भागलपुर, इन सभी एरिया में बारिश चालू हो चुकी है, बूंदाबूंदी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में
मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर थे, इनका जो पिछले साल मौत हो गया था। इनके मौत के बाद इनकी माँ जो 58 साल की उम्र में आईवीएफ की तकनीक से एक बच्चे को जन्म दी है, जिसके लेकर के पंजाब सरकार पे तंज कसा गया कि आखिर आईवीएफ से इन्होंने बच्चे को जन्म कैसे दिया। क्योंकि आईवीएफ का एक नियम है कि आईवीएफ का नियम 2021 अधिनियम 2021 प्रौद्योगिकी विनिमय 2021 के अनुसार कि कोई भी इच्छुक महिला जो है माँ तभी बन सकती है जब उसकी उम्र कम से कम 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 21 से 50 साल की जो होगी वही आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके माँ बन सकती है। वर्तमान में सिद्धू मूसेवाला की माँ की उम्र जो है 58 साल है। तो इन्होंने ये सा कैसे किया, यानी कि कैसे इन्हें इस चीज़ के लिए परमिशन दे दिया गया कि ये आईवीएफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए पंजाब सरकार से इसके खिलाफ रिपोर्ट मांगा गया है। वही एक मंत्री का कहना है कि इस प्रकरण में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह का कहना है कि देखिए ये जो मामला है, बलवीर सिंह ने सीधे सरकार पे बोला है कि इन्होंने कहा है कि इनके ऊपर संवेदनशीलता बरतने की आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि भारत में अभी तक जहाँ पे बाल विवाह पे रोक लगाया गया है, दहेज प्रथा पे रोक लगाया गया है, कि इन चीज़ों पे रोक लगाया गया, लेकिन फिर भी क्या ये चीज़ रुका है? अगर बाल विवाह नहीं रुका है तो बाल विवाह तक नहीं रुक पाया। कई जगहों पे क्या ये पहली महिला है जिन्होंने 58 साल की 50 साल से ज़्यादा उम्र में आईवीएफ टेक्नोलॉजी को अपनाया? ऐसा नहीं है। इन्होंने एक अपना जवान बेटा गंवाया, इसलिए इन्होंने ऐसा करने पर मजबूर हुई। इसके लिए इन्होंने संवेदनशीलता करने के लिए बारे में, यानी कि नरमी बरतने की बात कही गई। लेकिन एक बड़ी बात है कि एक स्वास्थ्य मंत्री, इतने बड़े मंत्री होते हुए ऐसी बात करनी कहीं से ज़्यादा सही नहीं लग रही है कि इन्होंने सीधी सी बात कही गई, सीधे मुंह में बोल दिया गया है कि जहां बाल विवाह, आप यहाँ देख सकते हैं, इस आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि भारत में बाल विवाह भी कानूनी तौर पर अवैध है, लेकिन यह सब कुछ प्रदेशों में आम बात हो गया है। तो ये बात पे अगर एक मंत्री हो कि आप ऐसी बात करेंगे तो आम जनता पे क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। आप एक अकेला प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप उस जिस क्षेत्र से आप चुन के आए उस क्षेत्र के लोगों की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये बात सोच के बोलना चाहिए उन्हें। चलिए, फिर भी बात तो उन्होंने एक तरह से सही ही कहा है। वही भारतीय सीमा पर आतंकवादी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान का भी जो हाल ही में वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा है कि आतंकवाद को कहीं सी हद तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही बात हो गया, गिदर चले शेर की चाल। वहीं भारत ने पाकिस्तान के गुट का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अभी कौन सा गुट का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया देखते हैं। यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिया पाकिस्तान की सदस्यता वाले समूह यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह द्वारा पेश किए गए एक प्रारूप को भारत ने अस्थायी और गैर अस्थायी सीटों के विस्तार के लिए सदस्य देशों के बहुमत द्वारा समर्थित विचारों के खिलाफ बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि 21वीं सदी की दुनिया को संयुक्त राष्ट्र 2.0 की जरूरत है, ना कि इसकी। यूएफसीसी में कौन कौन सा देश शामिल है? अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इटली, माल्टा, मैक्सिको, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, सैन मारिनो, स्पेन और तुर्की शामिल है। वहीं इनका दो जो है पर्यवेक्षक सदस्य भी शामिल है, एक चीन, दूसरा इंडोनेशिया। अस्थायी सदस्य चीन और इंडोनेशिया जो है इसके पर्यवेक्षक समूह के रूप में शामिल होते हैं। इसमें 26 सीटों वाली एक सुरक्षा परिषद भी शामिल है, जिसमें केवल अस्थायी निर्वाचित सदस्यों की वृद्धि होती है। इसमें भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे अधिक जटिल, अप्रत्याशी और अपरिभाषित हो गए हैं और 21वीं सदी में इसकी जरूरत ना होकर के संयुक्त राष्ट्र 2.0 सख्त जरूरत है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से इसकी जो अध्यक्षता रुचिरा कंबोज कर रही है। वहीं अभी प्रेजेंट में ग्वादर में 7 उग्रवादियों को पाकिस्तान ने मार गिराने का दावा किया गया है। बलूचिस्तान प्रांत में ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में पड़ता है, ये जो है
चीन के निवेश का विरोध करता रहा। ये शुरू से ही चीन का निवेश का विरोध करता है। इनका कहना है कि चीन का निवेश यहाँ पे नहीं किया जाना चाहिए और चीन एवं पाकिस्तान पर संसाधन संपन्न प्रांत के शोषण का भी आरोप लगाता रहा है। ये इसी के खिलाफ इनके मुंह बंद करने के लिए देखते हैं कि इस पे यहाँ पे हवाई हमला भी किया गया, जिसके कई सारे लोग मारे गए। और यहाँ वर्तमान में वैश्विक प्रसन्नता सूचक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें 143 देशों की सूची में भारत की कुछ ज़्यादा स्थिति सही नहीं है। 126वें नंबर पर भारत की स्थिति रही। वहीं जो पिछले 7 साल से लगातार फिनलैंड जो है पहले स्थान हासिल किया। फिनलैंड लगातार 7 सालों से शीर्ष स्थान पर आते रहा है। वहीं इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा देश है। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, ये जो है शीर्ष देशों में शामिल है। वहीं 126वें नंबर पर हमारा देश जो भारत स्थित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे पहले 2012 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी, जबकि 2013 से इसे मनाया जा रहा है। वहीं इस बार देख रहे हैं कि अमेरिका पहली बार जो है 20 नंबर के बाद है, यानी कि अब तक जो अमेरिका हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में 20 नंबर के अंदर ही रहता था। 8, 9, 10, एक पे तो नहीं रहा है बहुत दिनों से, इस स्थिति में रहता था। लेकिन इस बार पहली बार अमेरिका जो 20 से बाहर जा गिरा, यानी कि अभी वर्तमान में 23वें नंबर पे वो है। वहीं सूची में सबसे अंतिम में जो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है और पाकिस्तान जो इसमें 108वें स्थान पर स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री 22 तारीख को प्रधानमंत्री का भूटान यात्रा था, जिसे खारिज कर दिया गया, अभी रोक लगा दिया गया, क्योंकि भूटान यात्रा पर पारो हवाई अड्डा पर चल रही खराबी के कारण इसे रोक दिया गया है। यानी कि भूटान के पारो हवाई अड्डा जो वहाँ पे खराबी चल रही है, निर्माण कार्य कुछ चल रहा है, जिसके कारण से इस यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं आगे देखते हैं कुछ खबर अब जो है खेल जगत से। अभी हाल ही में खेल जगत में जो बड़े खिलाड़ी हैं, इनका कहना है कि अगर IPL में लोकेश राहुल अच्छी प्रदर्शन करेंगे, ये लखनऊ सुपर जायंट्स को कप दिलाने में अगर काफ़ी मददगार साबित होंगे, तो हो सके तो इन्हें T20 वर्ल्ड कप में इन्हें शामिल कर लिया जाएगा। वहीं भारत की निगाह अभी वर्तमान में फीफा विश्व कप के क्वालिफायर के तीसरे दौर में शामिल होने की है, क्योंकि फीफा विश्व कप क्वालिफायर के मुकाबले में ये अफगानिस्तान का सामना करने के लिए उतरेगी। कब उतरेगी ये देख लीजिए, कब गुरुवार को अफगानिस्तान से ये तीसरे चरण के मुकाबला करने के लिए उतरेगी और इस मुकाबला के बाद ये क्वालिफायर में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बीते कुछ दिनों में लगातार ICC T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार रहा है। इनका जो अंक है टोटल 861 अंक के स्थान पर ये पहले नंबर पर, वहीं पे दूसरे स्थान पर 802 अंक लेकर के 802 अंक पे कौन है? फिल साल्ट है। देखते हैं आज का खबर तो यहीं तक था। आप लोगों से धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे साथ आपका ये संबंध बना रहे, यानी कि ये चीज़ बना रहे कि हम लोग जैसे जैसे क्लास डालते जाए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए। इसके लिए आप चैनल का बेल आइकन बटन दबा दें और यहाँ से आपको करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिलेगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले HDI इंडेक्स जारी किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी किया गया था, मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत का स्थान कितना रहता है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।